जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द लेबनम टॉप पोएम का पार्ट 2। पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम लोग पार्ट 1 का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसकी समरी देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा। जो ये लेबनम टॉप पोएम है, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड वेरी पावरफुल पोएम। पावरफुल इस सेंस में कि जो इसमें मैसेज है दैट इज़ वेरी पावरफुल। इस पोएम में पोएट हैज़ यूज्ड द लेबनम ट्री एंड गोल्डफिंच एज अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड इट्स फ्लक्चुएशंस। पोएट ने लेबनम ट्री और गोल्डफिंच को, जो एक बर्ड है, उसको सिंबल ऑफ लाइफ, जीवन का प्रतीक माना है, और फ्लक्चुएशंस कि जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव, लाइफ कैसे फ्लक्चुएट होती है। कैसे फ्लक्चुएट होती है? द लेबनम ट्री whose seeds have not only fallen but also the leaves have turned yellow। जो लेबनम ट्री है, हम लोग ये जान चुके हैं कि उसकी जो पत्तियां हैं वो भी येलो होकर गिर रही हैं और उसके सीड्स भी ज़मीन में गिर चुके हैं। यानी जो लेबनम ट्री है इट इज़ ऑल अलोन, स्टिल है, विदाउट मोशन है। देयर इज़ एवरीवेयर साइलेंस अराउंड द ट्री। It is an afternoon in September and the tree top is silent until a goldfinch appears। चारों तरफ जब साइलेंस था तो एक गोल्डफिंच बर्ड आती है, येलो कलर की बर्ड, आप सामने स्लाइड में भी देख रहे हैं। There is a sudden strong tremor in the tree। There are noises of twitching of wings and chirping in bird's language। एकदम से गोल्डफिंच के आते ही वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। चारों तरफ आवाज़ें आने लगती हैं, और आवाज़ें किसकी आती हैं? जो चिक्स थे उनके विंग्स के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, चिरपिंग साउंड आने लगती है, और पूरा का पूरा ट्री जॉय एंड हैप्पीनेस से भर जाता है। द इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली हैज़ अपीयर्ड, दैट इज़ द मदर गोल्डफिंच हैज़ ब्रॉट फूड फॉर हर बेबीज़। इसका कारण क्या है कि जो इंजन ऑफ हर फैमिली, जो बर्ड के चिक्स वहाँ पर हैं, और जो गोल्डफिंच बर्ड है, शी इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वो उनके लिए फूड लेके आती है अपने बेबीज़ के लिए। द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड इज़ लाइक लिजर्ड, स्लीक एंड स्मूथ। जो गोल्डफिंच बर्ड है उसका मूवमेंट बहुत ही स्मूथ है। क्यों स्मूथ है? ताकि जो उसके वहाँ पर प्रीडेटर्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए कि उसके बेबीज़, उसके चिक्स लेबनम ट्री में हैं। शी इज़ वर्किंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फैमिली जस्ट लाइक द इंजन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ ए मशीन। जैसे कि किसी मशीन को सही रखने के लिए, चलाने के लिए इंजन उसका मेजर पार्ट होता है, उसी तरीके से जो ये गोल्डफिंच बर्ड है ये भी अपने चिक्स को, अपने बेबी बर्ड्स को फीड करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके आगे अब हम लोग इस पोएम को और पढ़ेंगे, और जो पोएम का मैसेज है वो भी बहुत ही मीनिंगफुल है, पावरफुल है। दैट इज़ लाइफ इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। जो ज़िंदगी है ये एक्सचेंज करने की प्रोसेस है। कैसे? जैसे ट्री ने गोल्डफिंच बर्ड को शेल्टर दिया, बदले में गोल्डफिंच बर्ड ने ट्री की लोनलीनेस को ख़त्म करके वहाँ पर एक लाइव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया एटमॉस्फेयर को। सो इस ब्यूटीफुल पोएम को अब हम और आगे पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन द पोएम। एक बार मैं इसको पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। एक बार फिर से मेरे साथ में बोले। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब हम लोग इसका वर्ड बाय वर्ड पहले मीनिंग समझेंगे। शी किसके लिए आया है? गोल्डफिंच बर्ड के लिए। स्टोक्स का मतलब होता है ईंधन देना,
एड फ्यूल। इट यहाँ पर बेबी बर्ड्स के लिए आया है। जो चिक्स हैं लेबनम ट्री की में जो नेस्ट है और उसमें बेबी बर्ड्स हैं तो उनके लिए इट आया है। फुल यानी पूरा। शी यानी जो गोल्डफिंच बर्ड्स हैं वो आती है और बेबी बर्ड्स को दाना देती है, उनको फीड करती है, उनको फूड देती है। अब यहाँ पर स्टोक्स क्यों आया है? क्योंकि अर्लियर द पोएट हैज़ मेंशन्ड, पोएट ने जो गोल्डफिंच बर्ड है उसको इंजन ऑफ हर फैमिली, इंजन वर्ड यूज़ किया है, कंपेयर किया है, और जो चिक्स हैं उनको मशीन। तो इंजन और मशीन, इसके लिए यहाँ पर जो वर्ड आया दैट इज स्टोक्स यानी फ्यूल, ईंधन। क्योंकि एक मशीन को एक्टिवेट होने के लिए या उसको चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल की। इसलिए यहाँ पर फूड की बजाय फ्यूल आया है। तो शी गोल्डफिंच बर्ड आती है और अपने बेबी बर्ड्स को फूड यानी उनको इट गिव्स फूड टू द यंग वंस, देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड हैविंग डन दैट, ऐसा करने के बाद में शी अगेन फ्लाइज टू ए ब्रांच एंड, वो फिर से एक दूसरी टहनी पर उड़कर बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और अक्सर इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। बार्ड यानी स्ट्रिप्ड, धारीदार। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब जो गोल्डफिंच बर्ड है ये आप लोग स्लाइड में भी देख चुके हैं कि जो उसका पूरा शरीर है वो येलो कलर का है। लेबनम ट्री की जो फ्लावर्स हैं वो भी येलो हैं और जो उसकी लीव्स हैं वो भी येलो हैं। तो जब वो ब्रांच पर बैठती है तो इट बिकम्स इनविजिबल इन द येलो लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ की येलो पत्तियों के बीच में वो इनविजिबल हो जाती है। केवल उसका जो चेहरा है, क्योंकि वो डार्क कलर का है और येलो के पीछे के कारण, इनविजिबल होने के कारण वो चेहरा कैसा दिखाई देता है? बार्ड, स्ट्रिप्ड यानी डार्क, उसके बाद में येलो फ्लावर, फिर कहीं से उसका चेहरा, तो वो बार्ड स्ट्रिप्ड दिखाई देता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो इसमें आपको यही लिखना है कि द बर्ड मेंशन्ड इन द पोएम हैज़ ब्लैक मार्किंग्स सिमिलर टू ए मास्क, एक मास्क जैसी उसके चेहरे पर ब्लैक मार्किंग्स हैं। और जब वो लेबनम ट्री पर जो पत्तियां हैं और जो फ्लावर्स हैं वो येलो हैं और उनके पीछे से जब दिखती है तो ऐसा लगता है कि जो उसके चेहरे पर स्ट्रिप्ड है और वो एक मास्क की तरह दिखाई देता है। देन विद एरी डेलिकेट whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ें। Then with airy delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite। Then with, then यानी इसके बाद में, जब वो अपनी बेबी बर्ड्स को फीड कराकर उड़ती है उसके बाद में शी लॉन्चेज अवे, हम लोग सेकेंड लाइन से पढ़ते हैं, शी लॉन्चेज अवे। लॉन्च का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई, तो वो उड़कर कहाँ चली जाती है? टुवर्ड्स द इन्फिनिट, टुवर्ड्स द देन with the airy delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite। एक बार फिर से मेरे साथ में पढ़ें। Then with airy, airy का मतलब होता है strange, in a frightening और mysterious, बड़ी ही अजीब, डरावनी या अलग सी एक आवाज़। Whistle delicate, नाजुक, whistle chirrup, chirrup वही चींची की आवाज़, whisperings यानी धीमी सी आवाज़। शी लॉन्चेज अवे, शी यहाँ पर गोल्डफिंच के लिए आया है। लॉन्च का मतलब उड़ जाना। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स यानी की ओर। द इन्फिनिट, द इन्फिनिट यानी स्काई। इसके बाद में जब वो अपनी बेबी बर्ड्स को फूड दे देती है, इसके बाद में हमने जो पिछली लाइन में क्या देखा था कि वो ब्रांच एंड पर आकर, एक टहनी पर आकर बैठ जाती है। इसके बाद में वो एक अलग सी, जो गोल्डफिंच बर्ड है, एक बड़ी ही स्वीट जेंटल चिरपिंग साउंड
निकालती है जो कुछ कुछ बड़ी मिस्टीरियस लगती है, और वो आवाज़ के साथ में शी लॉन्चेज अवे, वो उड़ जाती है। कहाँ पर उड़ जाती है? वो आसमान में उड़ जाती है। यानी आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच, पिछली हमने लाइन में क्या पढ़ा था कि वो उड़कर एक ब्रांच पर बैठ जाती है। इसके बाद में जो गोल्डफिंच बर्ड है मेक्स ए स्ट्रेंज शॉर्ट हाई पिच्ड साउंड, एक बड़ी ही अलग सी तेज तेज सी आवाज़ निकालती है। देन शी फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट स्काई, और फिर वो अनंत आकाश में, क्योंकि आकाश तो अनंत है, स्काई तो, फिर वहाँ पर उड़ जाती है। लेकिन उड़ने के पहले वो क्या करती है? वो अपने यंग वंस को फीड कराती है, उनको दाना खिलाती है। हैविंग मेड देम फुल ऑफ लाइफ, उनको फिर से एनर्जेटिक कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, और ट्री को भी एक्टिवेट कर देती है। ट्री को जो एटमॉस्फेयर था उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है, और उसके बाद ही वो आसमान में उड़ती है। एंड नाउ the last line of the poem, and the laburnum subsides to empty, and the laburnum subsides to empty, subsides to empty का मतलब become silent, खामोश हो जाना, just as earlier, जैसा पहले था, return। अब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। This is the last line of the poem, ये पोएम की लास्ट लाइन है। Depicting the sudden silence which falls over the laburnum tree when the goldfinch flies away after feeding its young ones। जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपने यंग वंस को, बेबी बर्ड्स को, चिक्स को दाना खिलाती है, उसके बाद में वो उड़ जाती है। और जैसे ही वो उड़ जाती है तो जो लैबनम ट्री था, जो पोएम की बिगनिंग में वो कैसा था? साइलेंट था, वहाँ पे क्वाइटनेस थी, वहाँ पर स्टिलनेस थी, कोई मूवमेंट नहीं था, कोई मोशन नहीं था। तो लैबनम ट्री फिर से सबसाइज टू एम्प्टी, फिर से जैसा पहले था वैसे ही हो जाता है, फिर से उस पर साइलेंस छा जाता है, और जो लैबनम ट्री है वो फिर से स्टिलनेस आ जाती है, फिर से वहाँ पर मूवमेंट नहीं रहता है, और जो उसका अगेन जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अभी तक गोल्डफिंच बर्ड के आने से जहाँ पे वहाँ पूरे में एक तरह से जो मूड था पोएम का वो हैप्पीनेस का हो जाता है, फिर से वो जो मूड है, वो एटमॉस्फियर है, वो चेंज हो जाता है, और लैबनम ट्री पर फिर से ग्लूमीनेस, फिर से एक तरह से मोनोटनी छा जाती है। तो ये पोएम द लैबनम टॉप, इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस पोएम इज़ टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ इन नेचर। जो ये पोएम है इसका बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पस है कि जो अलग अलग इस नेचर में स्पीशीज़ हैं, जातियां हैं, चाहे ट्री हो चाहे बर्ड्स हो, तो उनमें भी एक रिलेशनशिप होता है। द बर्ड यूजेज द ट्री एज शेल्टर फॉर हर फैमिली, एंड विदाउट हर प्रेजेंस द ट्री सीम्स लाइफलेस एंड बैरन, स्पेशली टू ह्यूमन आइज। जो जब उस पेड़ पर जब तक गोल्डफिंच बर्ड्स नहीं थी तब तक वो जो ट्री था वो कैसा लग रहा था? स्टिल लग रहा था, क्वाइट लग रहा था, और वहाँ पर कोई भी चहल पहल नहीं थी। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आती है ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हालांकि ट्री ऐसा नहीं है, ना बर्ड ऐसी, लेकिन ह्यूमन जो हम लोग मानव हैं, जो हम लोग इंसान हैं, वो हम इन घटनाओं को इसी तरीके से देखते हैं। तो जो पर्पस ऑफ दिस पोएम इज़ टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इन नेचर। एक बार फिर से मीनिंग पढ़ लेते हैं। स्टोक्स, स्टोक का मतलब ऐड फ्यूल। यहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड जो कि अपने चिक्स को दाना खिलाती है उसके लिए आया है स्टोक्स। फ्लर्ट्स आउट, फ्लर्ट्स आउट का मतलब मूव्स एब्रप्टली और जर्कली विद लाइट स्टेप, यानी जल्दी जल्दी उड़ जाना या जल्दी जल्दी। अब बर्ड है तो वो उड़ेगी ही। बार्ड फेस, बार्ड फेस मैंने आपको बताया था, बार यानी स्ट्रिप्ड, धारीदार, क्योंकि जो बर्ड है उसका चेहरा फेस है वो डार्क कलर का है,
और जो ट्री है उसकी लीव्स येलो हैं, उसके फ्लावर्स येलो हैं, तो उनमें से जो उसका चेहरा है वो कैसा दिखाई देता है? बार्ड। एयरी, स्ट्रेंज, इन ए फ्राइटनिंग और मिस्टीरियस वे, बहुत ही अजीब। लॉन्चेस, लॉन्चेस का मतलब फ्लाइज, उड़ जाना। इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, और यहाँ पर है स्काई। सब्सिडाइज टू एम्पटी, यानी बिकम साइलेंट, पहले के जैसा हो जाना, रिटर्न टू, पहले वाली कंडीशन में लौट के आ जाना। और अब हम पढ़ते हैं पोएटिक डिवाइस, जो कि लैबनम टॉप में यूज़ की गई हैं। पोएटिक डिवाइस क्या होती है? ऐसी डिवाइसेस जो कि पोएम की लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसके मीनिंग को एनहांस करने के लिए, या पोएम के मूड को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई हैं, जब आप समझेंगे तो आप ये बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि पोएटिक डिवाइस को पोएम में कैसे यूज़ किया जाता है। जो फर्स्ट डिवाइस है पोएम में, दैट इज़ सिमिली। इस फिगर ऑफ स्पीच में एक जो वन थिंग इज़ कंपेयर टू अनदर, एक चीज़ को दूसरे से उसको कंपेयर किया जाता है। डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन होता है, यानी दोनों में कोई समानता नहीं है, फिर भी उनको कंपेयर किया जाता है। और कंपेयर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? या तो लाइक का या एज का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो गोल्डफिंच बर्ड है उसके लिए क्या वर्ड आया था? स्लीक एज लिजर्ड। अब गोल्डफिंच तो बर्ड है और लिजर्ड छिपकली है, लेकिन दोनों में कंपैरिजन किया गया कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो कैसे है? एज स्लीक एज लिजर्ड। तो एज से उनमें कंपेयर किया गया, तो इसको क्या कहा जाएगा इस पोएटिक डिवाइस को? इसको हम कहेंगे सिमिली। और जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है दैट इज मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर में अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यहाँ पर भी कंपैरिजन होता है और दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन यानी उनकी तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? वन इज़ द अदर और डज द एक्शन ऑफ द अदर, कि जो एक चीज़ है वो दूसरे उसको मान लिया जाता है या वो वैसा काम करती है। जैसे कि इंजन ऑफ हर फैमिली, जो गोल्डफिंच बर्ड थी उसको क्या बोला गया? इंजन ऑफ हर फैमिली, यानी वो अपनी फैमिली की इंजन है। ऐसा नहीं उसमें एज या लाइक ऐसा नहीं है, सीधा सीधा उसको अपनी फैमिली का इंजन मान लिया गया। या मशीन स्टार्ट्स, जो चिक्स थे या बेबी बर्ड्स थे जब वो चिरपिंग कर रहे थे तो उसको क्या बोला गया? मशीन स्टार्ट्स। तो सीधा सीधा जो कंपैरिजन है वो क्या है? दो अनलाइक थिंग्स, इंजन एंड गोल्डफिंच, दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है और गोल्डफिंच को क्या मान लिया गया कि वो इंजन है। यहाँ पर लाइक या एज का यूज़ नहीं किया गया या मेटाफर में नहीं किया जाता है। और एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या होता है? एलिट्रेशन में रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड नियर ईच अदर, यानी ऐसे वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं और लगातार होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जैसे आपके आया सितंबर सनलाइट, तो सितंबर में भी एस है, सनलाइट भी में भी एस है, यानी एस एस साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। और सडननेस, स्टार्टलमेंट, सडननेस में भी एस है और स्टार्टलमेंट में भी एस है, और दोनों वर्ड एक के बाद एक हैं। ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यहाँ पर जो रिपीटिशन हो रहा है वो टी साउंड का हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसको क्या बोला जाएगा? एलिट्रेशन कहा जाएगा। और अब हम लोग जो पोएटिक डिवाइस को पढ़ेंगे दैट इज़ ओनोमेटोपिया। इस पोएटिक डिवाइस में जो वर्ड है फॉर्म्ड फ्रॉम ए साउंड सिमिलर टू इट, जो वर्ड है वो अपनी ही जैसी साउंड से बनता है। कैसे? जैसे कि घड़ी की साउंड कैसी होती है? टिक, तो जो वर्ड है टिक वो उसकी साउंड से ही बन गया, टिक टिक घड़ी चलती है और जो टिक वर्ड है वो टिक से ही बन गया। तो इसी तरीके से जो वर्ड हैं वो अपनी सिमिलर जो साउंड्स होती है उनसे बनते हैं। जैसे पोएम में ट्विचिंग चिरप, चीची चिरप,
चिटरिंग्स, अगेन जो बर्ड के चहचहाने की आवाज़ है, चींची करने की आवाज़ है, दैट इज चिटरिंग. ट्रिलिंग्स, विसल, चिरप. तो ये जो वर्ड्स हैं ये अपनी सिमिलर साउंड से बन गए हैं, इसलिए इस पोइटिक डिवाइस को क्या कहा जाएगा? ओनोमेटोपिया. ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि जो डिस्क्रिप्शन है विच रेफर्स टू ए कैरेक्टर और इवेंट, किसी कैरेक्टर के लिए कोई चीज़ डिस्क्राइब की जाती है लेकिन बट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ डिफरेंट सिचुएशन और कैरेक्टर, लेकिन उसका जो यूज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाता है वो एक डिफरेंट सिचुएशन के लिए. कैसे? जैसे कि इस पोएम में एक लाइन आई, हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. यहाँ पर जो बार्ड फेस है ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है. जो लेबनम ट्री के फ्लावर्स हैं वो जब बर्ड उनके पीछे बैठती है तो उनका जो शेडो है वो उसके फेस पर पड़ता है और ऐसा लगता है कि शी इज़ वेयरिंग ए मास्क दैट हैज़ बार्स ऑन इट, कि वो एक मास्क पहने हुए है और उस मास्क पर लाइनिंग डली हुई हैं, बार्स डली हुई हैं. सो जो बार है एक्चुअली इन एडजेक्टिव फॉर फ्लावर्स, वो जो फ्लावर की शेडो पड़ रही है एक एडजेक्टिव है जो फ्लावर्स के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट की तरह कैसे यूज़ किया गया? वो बर्ड के लिए यूज़ हो गया. तो ये क्या हुआ? ट्रांसफर्ड एपिथेट. इस तरह से जो हमारी पोयम है द लेबनम टॉप, ये पोयम पूरी हुई. आप इसको बार बार पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मीनिंगफुल पोयम है. इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने पढ़ाते समय आपको एक्सप्लेन किए हैं. आप इस पोएम को पढ़ें और उनके आंसर्स को लिखें. आगे के वीडियो तक के लिए जय हिंद.